वालेकुम। ये हमारा 11th लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा के कोर्स का। आज हम यूक्लिडियन स्पेसेस जो हम आर एन और आर एम की बात कर रहे हैं उनके बीच में फंक्शंस की बात करेंगे कि हम कौन से फंक्शन इनके बीच में कंसिडर करेंगे। सबसे पहले फंक्शंस की बात करते हैं कि फंक्शन किसको कहते हैं। फंक्शन आपको पता है, अगर आप किसी भी दो सेट्स के, अगर एक आपके पास सेट है और दूसरा बी है, तो उनके बीच में फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये आपका ए जो है, जहाँ से आप एलिमेंट उठाएंगे, इसको आप डोमेन कहते हैं, और जिसमें आपकी इमेज जाएगा, मतलब ये जो है, इसको आप कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, थोड़ा बहुत उसको देखते हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट आप एक्स में से ए में से उठाएं, तो उसका इमेज जो है उसको इस तरीके से लिखते हैं, दिस विल बी इन बी। इसको कहेंगे इमेज ऑफ एक्स। और अगर हम कोई भी सबसेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल सी सबसेट ऑफ ए, तो उसका इमेज किस तरीके से लिखेंगे, अंडर दिस एफ, वो कहेंगे एफ ऑफ सी। उसको इस तरीके से लिखेंगे, ये आपके पास सेट होगा किसका, एफ ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स के इमेज होंगे, पर हमने एक्स अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी से लेने हैं, सारे के सारे नहीं लेने, सिर्फ सी के लेने हैं जो इसके सबसेट है। इस सेट को हम कहेंगे दिस इज इमेज ऑफ सी, आपका सबसेट का इमेज। इस तरीके से हम प्री इमेज भी कर सकते हैं कि भाई कोई आप बी से एलिमेंट उठाएं और उसका प्री इमेज, मतलब वो वाला एलिमेंट जिसका इमेज वो हो। सपोज हम एक y उठाते हैं b से, तो उसका प्री इमेज जो है उसको इस तरीके से लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ y एंड दिस इज x, क्योंकि एफ ऑफ x जो है वो आपका y के बराबर था, तो y का प्री इमेज जो हुआ वो x हुआ। और अगर कोई भी सेट उठाते हैं हम, फॉर एग्जांपल d सेट उठाते हैं, दैट इज सबसेट ऑफ b, तो प्री इमेज ऑफ दिस d क्या होगा आपका, मतलब b का जो सबसेट है, दैट इज ऑल दोज एलिमेंट्स इन a, मतलब x बिलोंग्स टू a सच दैट एफ ऑफ x जो है वो आपका d में बिलोंग करे। तो इसको हम कहेंगे प्री इमेज ऑफ दिस सबसेट ऑफ b। अगर एक एलिमेंट उठाएंगे तो उसको प्री इमेज कहेंगे, उसका एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन मतलब उस हर का एक ही इमेज होगा, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका एक के दो इमेज मिले। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास सेट है, एक सेट है आपका स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, और बी सेट जो है वो हमारा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स, जो डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं। तो हम अगर फंक्शन बनाते हैं फ्रॉम ए टू बी, कि भाई अगर आप कोई भी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपने एक्स लिया, कोई भी एक्स स्टूडेंट है, तो उसका इमेज जो आएगा उसका डिपार्टमेंट आएगा, जो भी उसका डिपार्टमेंट उसमें होगा। सही है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट उठाते हैं और उसका जवाब जो है वो आपको मैथमेटिक्स या फिजिक्स मिलता है, तो वो उसका इमेज होगा। तो ये आपके पास एक किस्म का फंक्शन है, क्योंकि आप स्टूडेंट पुट करेंगे तो डिपार्टमेंट मिलेगा। तो हर एक स्टूडेंट जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक स्टूडेंट का पुट करें उसमें और आपके पास दो डिपार्टमेंट हो, एक स्टूडेंट एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ सकता है। सही है। तो ये जो फंक्शन हम ए से लेके बी तक कर रहे हैं, दिस एफ, ये आपका फंक्शन है, दिस इज फंक्शन। पर अगर हम कोई दूसरा फंक्शन फ्रॉम बी से ए करें, यहाँ पे बी आपकी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट है और यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं, तो अब इसमें अगर कोई भी डिपार्टमेंट पुट करेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, तो एक डिपार्टमेंट का आपके पास बहुत सारा इमेज आएगा। तो ये इस केस में आप देखेंगे दिस इज़ नॉट फंक्शन, दिस इज़ नॉट फंक्शन, क्योंकि आपके हर सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज आना चाहिए, जो भी इनपुट हो तो एक सिंगल आउटपुट हो। ये डेफिनेशन है फंक्शन की। तो फंक्शन या रिलेशन आपके पास एक किस्म की लिस्ट होती है, आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स भी एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो, आप एक साइड पे स्टूडेंट लिखें, दूसरी साइड पे आप जो है वो उसका इमेज लिखें। तो फंक्शन इज़ काइंड ऑफ अ लिस्ट। तो ये पर बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हमारे पास जो डोमेन और कोडोमेन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन हमने रियल नंबर से रियल नंबर तक लिया, सही। तो ये फंक्शन हमारा, तो इसकी हम लिस्ट तो नहीं बना सकते, तो इसके लिए हमें फार्मूला चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम फंक्शन कंसीडर करेंगे, तो ये हमारे लिस्ट का काम करेगा। लिस्ट अगर हमारे पास होती तो हम किसी भी स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग उसका नाम देख लेते कि भाई वो कौन से डिपार्टमेंट में है। अब आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो लिस्ट नहीं होगी, बल्कि उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका इमेज होगा वो आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। सी फॉर एग्जाम्पल आपका 1 का इमेज भी 1 होगा और एफ ऑफ -1 का इमेज भी 1 ही होगा, क्योंकि आप किसी भी एलिमेंट का नेगेटिव वाले का भी स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट के सेम आंसर आ रहे हैं। इसमें हर एलिमेंट का सिंगल इमेज है, मतलब ये फंक्शन है, पर ये 1-1 फंक्शन नहीं है। 1-1 फंक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन वो होता है कि आपके हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो। जैसे यहाँ पे 1 का भी 1 आया और -1 का भी 1 आया, तो ये आपका 1-1 नहीं हुआ। तो 1-1 फंक्शन वो होता है जिसमें नो 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस। मतलब अगर आपके पास ऐसा हो, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई अगर आपस में बराबर आ रहे हैं, तो दिस इज़ ओनली ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ एक्स जो है वो वाई के बराबर हो। सिर्फ इसी कंडीशन में ऐसा होना चाहिए कि उनके इमेजेस बराबर हों, अदरवाइज़ कभी भी बराबर नहीं होंगे। अगर 2 अलग अलग आप एलिमेंट्स उठाएंगे तो उनके इमेजेस भी अलग अलग होंगे, तो इनको हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कहूँ कि भाई व्हाट इज़ इमेज ऑफ आर, मतलब एफ ऑफ आर क्या है, मतलब सारा का सारा जो भी इसका होगा, इसको आप कहेंगे रेंज, जो सबसेट होगा आपका कोडोमेन का। तो ये क्या चीज़ होगी, ये आपके पास सारे के सारे वो एलिमेंट्स होंगे जो इमेजेस होंगे आपके हर एलिमेंट के आपकी आर से। तो ये यहाँ पे किसके बराबर होगा, देखें अगर सारे के सारे रियल नंबर्स यहाँ पे डालेंगे तो ये जो इमेज होगा आपका, दिस इज इक्वल टू रियल नंबर्स, पर वो रियल नंबर्स जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो कोई भी नहीं आएगा ना। आप कोई भी नंबर डालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इमेज जो है आपका ये वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके रियल नंबर्स में सारे के सारे नेगेटिव यहाँ लेस देन 0 वाले सारे के सारे जो है वो किसी भी एलिमेंट का कोई इमेज नहीं है। मतलब आपके रेंज में और कोडोमेन में बहुत सारा डिफरेंस है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें उसका रेंज, मतलब रेंज ऑफ ए या जो आपका डोमेन है, रेंज ऑफ डोमेन बराबर हो कोडोमेन के, तो फिर उस फंक्शन को कहते हैं आंटू फंक्शन, या इसको सर्जेक्टिव भी कहा जाता है, और 1-1 को इंजेक्टिव कहते हैं। अगर ऐसा फंक्शन हो कि जिसका कोडोमेन और रेंज जो है, मतलब ये वाला सारा अगर बराबर हो जाए, तो फिर उसको हम आंटू फंक्शन कहते हैं। जैसे ये फंक्शन जो है अब आंटू नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट्स बच गए जो किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं है। और जो फंक्शन 1-1 हो और आंटू हो तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब हमारे जो यूक्लिडियन स्पेसेस हैं RM to RN, इनके बीच में फंक्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, तो फंक्शन जो है अब हमारा रियल नंबर नहीं होगा बल्कि एक वेक्टर होगा आपका, एफ ऑफ वेक्टर आप इसमें डालेंगे और आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी वेक्टर इन RN। मतलब अगर आप इसको कॉलम वेक्टर लिखें, मतलब किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आपको वेक्टर लिखने के तरीके ये हैं, आपके पास आप वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं x1 x2 अप टू xn या m, अगर आप इसमें से वेक्टर ले रहे हैं। और ये वेक्टर कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है रो के हिसाब से, x1 x2 अप टू xm, ये मैट्रिक्स हो गया 1/m। और इसको हमने कॉलम वेक्टर्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं, x1 x2 अप टू xm। सही, ये सारे तरीके हैं, आप जो है जो भी यूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये वेक्टर कॉलम वेक्टर के हिसाब से लिखने में इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मतलब आपके पास अगर फंक्शन है तो RM में से आपने वेक्टर उठाया, तो ये एक वेक्टर उठाएंगे आप x1 अप टू xm, और इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी अगेन अ वेक्टर इन RN। सपोज आपके पास ये वेक्टर आया y1 अप टू yn, सही है। यहाँ पे n कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे आपके पास n कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो फंक्शंस डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से भी, x1 अप टू xm आपके पास वेक्टर है और इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ सकता है। मतलब ये वेक्टर x1 का स्क्वायर, सारे कंपोनेंट्स का आपने स्क्वायर ले लिया, तो दिस इज़ अ फंक्शन बिटवीन RM एंड RN। अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम फॉर एग्जांपल R टू R, तो ये भी आपके पास, अगर इनको वेक्टर स्पेस समझेंगे, मतलब m भी आपने 1 के बराबर लिया, n भी 1 के बराबर लिया, तो ये भी आपका एक किस्म का n के बीच में फंक्शन है। तो इस केस में आपका फंक्शन जो आपने ऊपर किया है वहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1 कंपोनेंट है सिर्फ, उसका आंसर दिया आएगा। और अगर आप इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है, बिटवीन R टू R। वी कंसिडर देम एज यूक्लिडियन स्पेसेस, मतलब हमारे पास जो इनके वेक्टर्स हैं वो आपस में एड भी हो सकते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन अगर हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, फॉर कोई भी एक स्केलर आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, दिस इज आल्सो अ फंक्शन बिटवीन यूक्लिडियन स्पेसेस। अब यहाँ पे RM और RN के बीच में हम सारे के सारे फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे, हम पर्टिकुलरली वो फंक्शंस पढ़ेंगे जिनको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ये भी हमारे पास फंक्शंस ही हैं फ्रॉम
आर एम टू आर एन, और उसको हम अब एफ से ज़ाहिर नहीं कर रहे, जैसे इस तरीके से हम एफ ज़ाहिर कर रहे थे फंक्शन को, इनको अभी हम टी से ज़ाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शंस हैं आपके जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो वाले फंक्शंस होते हैं जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। एक तो आप अगर दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करें, मतलब ये दो वेक्टर्स मैंने इसमें यहाँ से उठाए और उनको ऐड करने के बाद उसका मतलब इमेज मालूम कर रहे हैं, तो वो बराबर किसके हो, उनके इमेजेस की एडिशन के। कहने का मतलब है कि अगर आपने वेक्टर्स को ऐड किया और फिर उसका इमेज मालूम किया, या पहले उनका इमेज मालूम किया और फिर बाद में उनको ऐड किया यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन इस फंक्शन को सेटिस्फाई करनी है, वो कौन सी, वो टी अल्फ़ा वी, मतलब कोई भी स्केलर अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उसका इमेज मालूम कर रहे हैं, या इमेज पहले मालूम कर रहे हैं और उसके बाद उसके साथ वही स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों जवाब सेम आने चाहिए। ये जो फंक्शंस हैं हमारे, जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें, उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। सही है, हमारे पास ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया, दिस इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, अगर आपने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मालूम करना है, तो दैट इज़ साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स। पर अगर अलग अलग इनकी फंक्शंस की वैल्यू मालूम करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर हो जाएगा साइन वाई, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब साइन एक्स प्लस वाई एक्स वाई और साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो ये इन दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये इनकी एडिशन इनके बराबर नहीं है, तो ये वाला फंक्शन जो है वो भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये जो फंक्शन है, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू आर। सही है, तो ये जो आपके पास है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, क्योंकि देखिए, अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मालूम करेंगे, तो इसका जवाब क्या आएगा, इस फंक्शन के हिसाब से वो बराबर होगा अल्फ़ा एक्स प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई, और अल्फ़ा एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स है और प्लस अल्फ़ा वाई जो है वो एफ ऑफ वाई है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो इस चीज़ के बराबर हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ये जो आपके पास फंक्शंस हैं फ्रॉम आर टू आर, ये सारे के सारे आप कोई भी स्केलर ले लें, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है। बाकी जो दूसरे फंक्शंस हमने ये लिखे हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है, दूसरी भी हो सकती है, पर आर के ऊपर अगर देखेंगे तो ओनली पॉसिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो होंगी वो कुछ इस तरीके की होंगी कि आप जो वेरिएबल है उसको आप सिर्फ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो दीज आर द पॉसिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम आर टू आर। सही है, तो हमारे जो पर्टिकुलर फंक्शंस हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, वो ही हम पढ़ेंगे। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं है, ये भी फंक्शंस हैं, मतलब फंक्शंस वाली आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। आप एक इनपुट डालेंगे और आपको आउटपुट मिलेगा। फॉर एवरी एलिमेंट इन आर एम हमारे पास आउटपुट होना चाहिए। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सही है, तो ये फंक्शन है, पर ये पर्टिकुलर किस्म का फंक्शन है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सारे के सारे आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते फंक्शन, इनके बीच में आपके बहुत सारे और फंक्शंस हो सकते हैं, पर हम जो पर्टिकुलरली पढ़ेंगे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन हो सकता है कि भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही क्यों, सिर्फ ये क्यों, दूसरे फंक्शंस क्यों नहीं पढ़े? तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं लीनियर अलजेब्रा के हिसाब से, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हमारी जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उनको प्रिजर्व करती हैं। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जिनको हम कह रहे हैं, मतलब वो वाले फंक्शन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें आपके, वो लीनियर कॉम्बिनेशंस जो है उनको प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आर एम से आप वेक्टर्स ले रहे हैं, मतलब v1 अप टू vk आपने वेक्टर्स लिए और इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन मालूम की, कोई भी आपने अल्फ़ा 1 v1 प्लस अप टू अल्फ़ा k vk, इसकी अगर हम इमेज मालूम करें तो टी ऑफ दिस थिंग अल्फ़ा v1 प्लस अप टू अल्फ़ा k vk, ये किसके बराबर होनी चाहिए होंगी हमारे पास, क्योंकि हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब इन सब को अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखें कि आप हर दो वेक्टर्स को अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब उनके अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करके, तो आप इसको और दूसरों को एक मतलब दो वेक्टर समझें, फिर इस तरीके से आप करते जाएंगे तो इन सब को अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब दिस इज़ इक्वल टू टी ऑफ अल्फ़ा 1 v1 प्लस टी ऑफ अल्फ़ा 2 v2 और प्लस इस तरीके से आप टी ऑफ अल्फ़ा k vk यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हम इसकी जो इमेज हो है कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सही है, ये हमारा पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और दूसरी कंडीशन जो है ये वाली, ये आपको बताती है कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई अल्फ़ा 1 टी v1 प्लस अल्फ़ा 2 टी v2
प्लस अप टू अल्फ़ा के टी वी के। तो ये आपकी जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्रिजर्व हो गई। आपका यहाँ पे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करें और फिर उसका इमेज मालूम करें, या आप हर वेक्टर की अलग अलग इमेज मालूम करें और वही लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप मालूम करें, तो ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशंस जो है वो प्रिजर्व हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो इसका इमेज आएगा इसका इमेज भी वही आएगा। तो प्रिजर्वेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ले रहे हैं, मतलब वो वाले फंक्शंस जो ये आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। अब ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो प्रिजर्व कर रही है। तो आप कोई भी अगर वेक्टर लेते हैं आर एम से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, सॉरी स्टैंडर्ड जो आपके बेसिस हैं वो यूज़ करके आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x1 e1 प्लस अप टू xm em। ये आपके स्टैंडर्ड बेसिस है, मतलब दिस इज़ 1 0 0 0 और दिस इज़ 0 0 0 आखिर में 1। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस है। हर वेक्टर जो है आप इसके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मुझे एक वेक्टर की इमेज चाहिए तो इसका मतलब यह कि टी ऑफ x1 e1 प्लस अप टू xm em, और हमने देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशंस जो है वो प्रिजर्व करता है। तो इसकी जो इमेज होगी दैट इज़ इक्वल टू x1 टी ऑफ e1 प्लस x2 टी ऑफ e2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xm टी ऑफ em। तो अगर आपको किसी भी वेक्टर की इमेज चाहिए, टी ऑफ वी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसके जो बेसिस वेक्टर है उसकी इमेज मालूम करनी है। बाकी सब वेक्टर्स की उनके कंपोनेंट्स से मल्टीप्लाई करके हम उसकी जो है वो इमेज मालूम कर सकते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें आसानी से सब वेक्टर्स की इमेज जो है वो मालूम दे सकती है, अगर हमें उनके बेसिस वेक्टर्स की इमेज मालूम हो तो। सही है। तो फिर अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर हर एक एलिमेंट का अपना अपना इमेज होगा और बहुत सारे इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज़ होंगे अलग अलग, और तो उसका सारा रिकॉर्ड रखना मुश्किल है। पर यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से, अगर फंक्शन आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसमें अगर आपका किसी का भी इमेज चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस वेक्टर्स जो है उनका इमेज मालूम हो तो आप हर वेक्टर का इमेज मालूम कर सकते हैं। सही, ये एक और आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ायदा है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक और फ़ायदा है कि अगर आपके पास आर एम में कोई भी सब स्पेस है, मैं इसकी सब स्पेस ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एस जो है वो उसकी सब स्पेस है, मतलब वो खुद भी आपकी वेक्टर स्पेस है और सबसेट है आर एम का। तो इसका जो इमेज है, मतलब टी ऑफ एस जो मुझे चाहिए, तो ये जो चीज़ होगी दिस इज़ आल्सो सब स्पेस ऑफ आर एन। मतलब ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर टी जो है फ्रॉम आर एम टू आर एन, अगर ये लीनियर है कि दिस इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर ये आपके यहाँ पे जो भी सब स्पेसेस होंगी उसका इमेज जो होगा वो भी सब स्पेस होगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपकी जो है वो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर फंक्शन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, वो आपकी प्रिजर्व करेगा सब स्पेसेस को। कोई भी यहाँ पे सब स्पेस लेंगे तो उसका इमेज जो है वो भी आपका सब स्पेस होगा। दिस इज़ इमेज ऑफ एस। वो क्यों? उसका रीज़न ये है कि आप जो भी यहाँ पे आपकी सब स्पेस होती है, फॉर एग्जांपल एस जो है, तो वो ये एस जो है वो किसी न किसी की स्पेन होती है, किसी वेक्टर्स की स्पेन होगी। फॉर एग्जांपल v1 अप टू vk आपने वेक्टर लिए आर एम से, तो ये इसकी सब स्पेस है, तो ज़रूर यहाँ पे वेक्टर्स होंगे आपके पास जो उसको स्पेन करेंगे, जो हमने पढ़ा है पहले भी। स्पेन करेंगे मतलब ये जो चीज़ है वो किसके बराबर हो जाएगी, अल्फ़ा 1 v1 प्लस अप टू अल्फ़ा के vk फॉर ऑल। एक अल्फ़ा आइज जो है वो आपके रियल नंबर्स होंगे, इसमें से बिलोंग करेंगे। तो ये जो सेट है आपका स्पेन ऑफ दीज वेक्टर्स है और दिस इज सब स्पेस। अब इनकी अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करेंगे तो वो क्या होगी, मतलब टी ऑफ एस जो है वो आपका क्या होगा, आप हर एक कॉम्बिनेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आप हर एक एलिमेंट जो है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वो अल्फ़ा 1 टी ऑफ v1 प्लस अप टू अल्फ़ा 2 टी ऑफ vk such that these alpha i's belongs to real numbers। तो ये आपके पास क्या स्पेस है, दिस इज स्पेन ऑफ दीज वेक्टर्स, मतलब जो v1 का इमेज है कामा टी v2 का जो इमेज होगा और इस तरीके से टी vk का जो इमेज होगा, इसकी जो स्पेन होगी कहाँ पे होगी ये अभी, दिस स्पेन इज इन आर एन, मतलब जो को डोमेन है आपका, डोमेन आपका आर एम है, वहाँ से आपने स्पेस ली और स्पेस इस तरीके से लिखी जा सकती है और उसका जो इमेज होगा दैट इज दिस, एंड दिस इज अगेन जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स, जो मतलब v1 का इमेज होगा और vk का इमेज होगा आर एन में। तो ये भी आपके पास स्पेन है किसकी, इनकी,
और स्पेन ऑफ वेक्टर्स है तो इट इज़ अगेन सब स्पेस ऑफ Rn। तो ये जो आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत काम की चीज़ है, वो आपकी सब स्पेसिस भी प्रिजर्व कर रही है। तो इसीलिए हम जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर्टिकुलरली यहाँ पे पढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर ट्रांसफॉर्मेशन जो है अगर वो लीनियर होगी तो उसको हम मैट्रिक्स के हिसाब से लिख सकते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, मतलब अगर आप किसी वेक्टर की इमेज मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास एक मैट्रिक्स होगा, जो आप उस वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा दैट विल बी इमेज। मतलब हर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप वेक्टर पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट वेक्टर विथ दिस मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स जो है वो इस टी का रिप्रेजेंटेशन होगी। इसको देखने के लिए एक चीज़ याद रखें कि हम जब भी ऐसा लिख रहे थे एक से, इसका मतलब ये था कि आप मैट्रिक्स को एक अपना वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज़ आपके पास वेक्टर था, मैट्रिक्स था एक आपके पास जिसका कॉलम 1 था और फिर कॉलम 2, इस तरीके से आपके पास कॉलम सपोज के कॉलम थे, और यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर था आपका जिस पे आप उसको अप्लाई कर रहे थे। दिस इज़ x1 अप टू xk। तो हमने देखा था कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई x1 इंटू फर्स्ट कॉलम वेक्टर प्लस x2 इंटू सेकेंड कॉलम वेक्टर, और इस तरीके से आप इसको xk इंटू केथ कॉलम वेक्टर। सही है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसको मालूम करने के लिए देखें, आप कोई भी वेक्टर जो है अगर Rn में से उठा रहे हैं, ये अगर आपका इसके में प्लान करता है तो इसको आप स्टैंडर्ड बेसिस के हिसाब से लिख सकते हैं x1 e1 प्लस अप टू xm em। सही। और अगर मुझे इसकी इमेज चाहिए वेक्टर की तो उसकी इमेज जो है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x1 e1 अप टू xm em। और हमारी क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको हम लिख सकते हैं x1 t ऑफ e1 प्लस x2 t ऑफ e2 प्लस xm t ऑफ em। तो ये आपके पास वेक्टर्स होंगे। सही है। ये वेक्टर्स आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब आपको ये जो है लिखा हुआ वो यही लिखा हुआ है कि x1 कॉलम वेक्टर जिसमें आपका जो कॉलम वेक्टर है वो t ऑफ e1 होगा, इसमें ये वाला वेक्टर होगा, प्लस x2 और फिर आपका t ऑफ e2, और प्लस इस तरीके से आप चलते जाएं तो xm और आखिर में यहाँ पे जो कॉलम वेक्टर होगा t ऑफ em। सही है। तो ये चीज़ जो है वो ये लिखी हुई है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हमने इसको मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखा तो इसको हम मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। अब ये देखें कि आपका ये वाला फॉर्म में है तो इसको आप इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसका मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसका पहला कॉलम होगा t(e1) और दूसरा होगा t(e2), और इस तरीके से आपके पास जो केथ कॉलम होगा या mth कॉलम होगा t(em) को यहाँ पे लिखेंगे, और इसके साथ ये आप वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे x1 x2 अप टू xm। सही है। मतलब आपके जो t ऑफ v है, यहाँ पे v आपका क्या है, v इज़ दिस x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस अप टू xm em। ये आपका v है। इसका जब आपने इमेज मालूम किया तो आपके पास ये जैसे कि मल्टीप्लिकेशन विद दिस मैट्रिक्स आ गई। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका इस t की रिप्रेजेंटेशन है। अगर इस t के हिसाब से आप किसी भी वेक्टर को की इमेज मालूम करना चाहते हैं तो इमेज क्या है, जस्ट इसमें ये जो मैट्रिक्स आपको मिला इसको आप सिर्फ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सही। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारी एक ख़ास किस्म की फंक्शन है जो आपके लीनियर कॉम्बिनेशन प्रिजर्व करती है, आपके सब स्पेसिस प्रिजर्व करती है, और वो खुद कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ मैट्रिक्स। अब क्योंकि आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस की है तो इसको आप रिप्रेजेंटेशन या स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कहेंगे ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास मैट्रिक्स होगा और हर मैट्रिक्स जो है वो किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन का ही रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे t आपका फ्रॉम Rm टू Rn है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m होगा। मतलब उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो आपका डोमेन जो है उसकी डायमेंशन होगी, और नंबर ऑफ़ रोज जो है वो आपका जो कोडोमेन है n है यहाँ पे उसकी डायमेंशंस होगी। तो ये मैट्रिक्स आपको हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर वो लीनियर होगी तो
सही है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो एक खास किस्म का फंक्शन है, तो इस केस में हमें बहुत आसानी से इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है 2x m का, तो 2x3 का फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ फंक्शन फ्रॉम R3 to R2, और ये आम फंक्शन नहीं है बल्कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए मैट्रिक्स, और हर मैट्रिक्स जो है वो किसी न किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो Rm से Rn तक खास किस्म का हमारा फंक्शन है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सही है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये प्रिजर्व करता है लीनियर कॉम्बिनेशंस को, और ये प्रिजर्व करता है आपकी सब स्पेसिस को, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला फंक्शन जो है वो हम एक मैट्रिक्स से लिख सकते हैं, n क्रॉस m मैट्रिक्स के हिसाब से उसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल देखिए हमारा यहाँ पे मिला हुआ है कि t आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R2 to R3, और उनकी जो बेसिस वेक्टर है उन पे इनका इमेज हमें मिला हुआ है। ये E1 का मतलब E1 मतलब 1,0 और E2 मतलब 0,1। इसका इमेज यहाँ पे ये है 4, 1, 2, और इसका इमेज जो है वो 3, 0, -2 है। अब ये पूछा गया कि भाई इसकी इमेज क्या होगी और इसका जनरल फार्मूला मालूम करें। सही। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास बेसिस वेक्टर की इमेजेस मालूम है तो हम उसको एज ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो टी जो है उसको हम मैट्रिक्स के हिसाब से लिख सकते हैं, और दैट इज़ जस्ट उनके जो बेसिस वेक्टर के इमेजेस हैं वो हमारे इस मैट्रिक्स के कॉलम वेक्टर्स होंगे। यहाँ पे आपके पास 2, 1, 4 पहला कॉलम होगा, और दूसरा बेसिस वेक्टर है वो होगा 3, 0, -2। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी जैसे कि इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर मुझे 1,2 की इमेज चाहिए, मतलब t ऑफ 1,2 चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स, मतलब 2, 1, 4, 3, 0, -2। इसको आप इस वेक्टर के साथ मतलब 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सही है। यहाँ पे मैंने इसको रो वेक्टर रखा है, हम सिंबल यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे हमने इसको कॉलम वेक्टर के हिसाब से रखा है। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज इक्वल टू 1 × 2, 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 प्लस ये 8 हो जाएगा। अब रो आगे आपके पास कॉलम नहीं है तो इसको आप ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1, 1, और 0 × 2, 0, तो ये हो जाएगा 1, 1 × 4, 4, और -2 × +2 दैट इज़ -4, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ 1,2 अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका आपके पास जो बेसिस वेक्टर है उसकी इमेजेस मिली हुई। सही है। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका मैट्रिक्स बनाने का तरीका सिंपल है। आप सिर्फ और सिर्फ उनके बेसिस वेक्टर की इमेज देखें और उन इमेजेस को एज अ कॉलम वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बनाएं, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा आपका वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की रिप्रेजेंटेशन है। अब जनरल फार्मूला हमने अगर मालूम करना है तो हमने मालूम करना है इसका इमेज, मतलब कोई भी आपकी वेरिएबल x1 है और x2 है, तो इसका इमेज मालूम करना है। तो इसको आप जो है वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। किस मैट्रिक्स से? 2, 3, 1, 0, 4, -2, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स के साथ, मतलब वेक्टर के साथ। अब इसका जनरल फार्मूला जो बनेगा दैट इज दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2x1 + 3x2। अब ब्रैकेट खत्म हो जाएगी क्योंकि आगे आपके पास कॉलम नहीं है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस इंटू दिस इज x1, और ये 0 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x1, और इसको इसके साथ करेंगे तो -2x2। तो आपके पास जो फार्मूला बना t ऑफ x1, x2 दैट इज दिस। आपके पास कौन सा वेक्टर है? आपके पास 2x1 + 3x2, x1, 4x1 - 2x2। अब इस कॉलम वेक्टर्स को आपने इस तरीके से लिखा रो वेक्टर करके, बस दिस इज द फार्मूला फॉर दिस फंक्शन, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके हर वेरिएबल जो है उसकी पावर 1 है। ये प्रूव करना कि भाई कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, और ये चीज़ प्रूव करेंगे कि भाई आपने 2 वेक्टर्स उठाए प्लस w, और उसकी इमेज जो है वो बराबर हो गई दिस प्लस दिस, मतलब आप राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों आपस में बराबर आती हैं। और दूसरी कंडीशन ये कि α v इज इक्वल टू α/t v। यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट साइड आप उठाएंगे, अगर ये दोनों बराबर आती हैं तो कहते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और कोई भी फार्मूला आपको मिला हुआ तो चेक करने के लिए आप यू हैव टू चेक दिस 2 कंडीशंस।
दिस इज ईजी। और फार्मूले से ही आपको पता चल जाता है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। अगर इनकी सबकी डिग्री जो है वो 1 के बराबर होगी वेरिएबल्स की, जैसे यहाँ पे x1 x2 वेरिएबल है और यहाँ पे आपके फार्मूले में सबकी डिग्री जो है वो 1 है, आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो डिग्री हर एक केस में 1 ही है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो आपके फार्मूले से ही आपको क्लू मिल जाता है कि आपका जो फंक्शन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ये एग्जांपल देखिए, इसमें कह रहे हैं कि आप इसकी ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी R4 से R3 तक, ये कुछ इस तरीके से है। इसका पहला कंपोनेंट जो है वो आप इसके दूसरे और तीसरे कंपोनेंट को इस तरीके से ऐड करेंगे, और दूसरा कंपोनेंट जो है इसका वो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और तीसरा कंपोनेंट को जिस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ये आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यू कैन चेक दैट एंड फ्रॉम दिस डिग्रीज ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल आप देख सकते हैं, आपको क्लू मिल सकता है कि भाई ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे अभी इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मालूम करनी है, और वो भी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब मैं स्टैंडर्ड बेसिस यूज़ करूँगा तो उसके हिसाब से आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। अगर कोई दूसरा बेसिस यूज़ करूँगा, क्योंकि आपके पास इन्फिनेटली मेनी बेसिस हो सकते हैं ना, R4 के एक से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं, इसका डायमेंशन हमेशा 4 होगा, पर बेसिस आपके पास बहुत सारा हो सकते हैं। एवरी 4 वेक्टर्स दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो आपके पास वो बेसिस है R4 के, हर एक एलिमेंट उनकी कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड बेसिस के हिसाब से आपके जो मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सही है। तो आप देखिए कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से इसके जो बेसिस हैं उनके इमेज क्या है, क्योंकि हम उसको यूज़ करके हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो पहले देखते हैं कि आपका T1, 0, 0, 0, दिस इज फर्स्ट बेसिस वेक्टर ऑफ R4। इसका इमेज क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इसके पहले कंपोनेंट में x2 और x3 है, यहाँ पे x2 और x3 दोनों 0 है, तो ये वाला आपका 0 हो जाएगा। और दूसरे कंपोनेंट में x1 2x1 माइनस x2 प्लस 3x4 है, ये दोनों 0 हैं, यहाँ पे बचेगा आपके पास सिर्फ 2 से। इसका इमेज देख रहे हैं हम लोग। अब तीसरा कंपोनेंट जो इसका आएगा वो होगा, मतलब x1 x2 x3 x4 सारे के सारे हैं, पर ये तीनों 0 हैं, और x1 यहाँ पे 1 के बराबर है, तो दिस इज 8। तो दिस इज द इमेज ऑफ फर्स्ट बेसिस वेक्टर। दूसरा अगर देखें T ऑफ 0, 1, 0, 0, इसका इमेज अगर देखें हम, तो पहला कंपोनेंट क्या है इसका इमेज का, x2 माइनस 3x3, x3 यहाँ पे 0 है, x2 1 के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू 1, कामा दूसरे कंपोनेंट में आप देखें यहाँ पे 2x1 है, x1 0 है आपका, माइनस x2 आपका 1 के बराबर है, मतलब -1, और x4 जो है वो 0 है। अब तीसरा कंपोनेंट जहाँ पे x1 0 है, तो दिस इज 0, x2 1 के बराबर है, तो दिस इज -4, बाकी ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। सो दिस इज इमेज ऑफ दिस बेसिस वेक्टर। और तीसरा बेसिस वेक्टर जो है वो आपका 0, 0, 1, 0 ये होगा, और इसका इमेज अगर देखें आप, तो पहले कंपोनेंट में क्या है हमारा, x2 माइनस 3x3 आपका 1 के बराबर है, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा -3 आएगा। और कामा दूसरा कंपोनेंट जहाँ पे आपके पास x3 नहीं है, वो जो 1 के बराबर है, बाकी सारे, तो दिस इज 0, सही। और इसमें आपके पास x3 यहाँ पे है, तो दिस इज 3, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास +3 बचेगा। तो दिस इज इमेज ऑफ दिस थर्ड बेसिस वेक्टर। और यहाँ पे R4 है, तो चौथा वेक्टर होगा आपका, वो कौन सा होगा, वो होगा 0, 0, 0, 1। इसका इमेज देखें आप, पहले वाले कंपोनेंट में देखें आपके पास x4 है ही नहीं, ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। और आपका दूसरा वेक्टर यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, x1 4 के बराबर है, और x4 जो है वो 1 के बराबर है, तो दिस इज 3, कामा यहाँ पे आपके सारे के सारे 0 हैं, सिर्फ x4 है, दैट इज -1। तो दीज आर द इमेजेस ऑफ बेसिस वेक्टर। तो इनको देख के हम जो है वो आराम से अपना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। मतलब ये जो T है उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो मैट्रिक्स है वो बनेगा किसके बराबर, वो बनेगा आपके इसके, उनको कॉलम वेक्टर्स रखेंगे 0, 2, 8, पहला वाला लिखा आपने इमेज, और दूसरा वाला जो आपका बेसिस वेक्टर है उसका इमेज है 1, -1, -4, और तीसरा वाला है -3, 0 एंड 3, और चौथा वाला जो है वो 0, 3, -1। सो दिस इज़ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका फार्मूला आपको इस तरीके से दिया गया है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अगर कोई भी आपने वेक्टर उठाएं R4 में से और उसकी आपने इमेज मालूम करनी है, तो आपने करना क्या है, सिर्फ इस मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करें, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा मतलब वेक्टर मिलेगा वो R3 का होगा, सही है। तो दिस मेक्स योर लाइफ इजी। मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं दे आर वेरी हैंडी, उनको हैंडल करना काफ़ी आसान है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आराम से लिखने में मदद देती है। तो दूसरे वाले फंक्शंस जो हैं वो इतने मज़े के नहीं है। एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपके पास 2 वेक्टर्स मिले हुए हैं R2 में से, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जिसके इमेजेस हमारे इनके ऊपर मिले हुए हैं,
अब यहाँ पे बेसिस वेक्टर्स के इमेजेस नहीं है, वो होते तो हम डायरेक्टली मैट्रिक्स बना लेते इसका, पर यहाँ पे हमें दूसरे मैट्रिक्स जो है उनके हिसाब से आपकी इमेज मिली हुई है। और क्वेश्चन ये है कि इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी मालूम करें, और उसके बाद अगर मिल जाए तो फिर आप जो है वो इसकी इमेज मालूम करें। ये जो वेक्टर है 4 -4, 3, तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जो आपके स्टैंडर्ड बेसिस हैं उनको मालूम करना पड़ेगा कि वो जो है वो इन वेक्टर्स के हिसाब से कैसे लिखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप इसको कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करके दूसरे के बराबर नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि दे जो वेक्टर हैं, ये इन दोनों का सेट भी आपके पास R2 का बेसिस है, तो हर एक एलिमेंट जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिखा जा सकता है। तो E1 एंड E2 जो है, मतलब जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं, वो भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखे जा सकते हैं ना, क्योंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, और आप लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे तो R2 को स्पेन करेंगे। तो E1 जो है आप भी लिख सकते हो उसको अल्फ़ा U प्लस बीटा V फॉर सम लीनियर कॉम्बिनेशन, और आपका जो E2 है उसको भी आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको अल्फ़ा 1 कहें, बीटा 1 कहें, और इसका अल्फ़ा 2 U प्लस बीटा 2 V। अगर हमें पता चल जाए कि भाई ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये क्या है, तो फिर हम उस पर E की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सही, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता है कि ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, अल्फ़ा 1 V U आपका -1 2 है, प्लस बीटा, और V आपका है 3 -5 के बराबर। सही, और दिस शुड बी इक्वल टू E1 मतलब 1, 0। तो इसको आपने देखें, आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिल गए, इसको आप लिख सकते हैं -1 2 3 -5, और यहाँ पे अल्फ़ा 1 बीटा 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1 0। तो जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों वेक्टर्स जो है वो आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो इनका एचलॉन फॉर्म जो है उस पर 2 पिवट पोजीशन होगी, मतलब आपके पास जो रैंक होगी वो 2 होगी, और नंबर ऑफ अननोन्स भी 2 हैं, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दिस सिस्टम इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम। तो दिस इज़ वेरी इजी टू फाइंड कि अल्फ़ा 1 जो है वो किसके बराबर होगा, और अल्फ़ा बीटा 1 जो है वो किसके बराबर होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली देखता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ जो है क्या है। दिस इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 2। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो अल्फ़ा 2 मतलब यहाँ पे -1 2 प्लस बीटा 2, और यहाँ पे 3 -5, तो दिस इज इक्वल टू 0, 1। ये दूसरा आपका बेसिस वेक्टर। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा 2 आपके बराबर होगा, और बीटा 2 जो है वो आपको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो बीटा 2 जो है वो बराबर होगा आपके ये 3 के बराबर और ये 1 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो E1 है, E1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 मतलब 5 U, और बीटा जो है वो 2 के बराबर है प्लस 2 V, और आपका E2 जो है वो बराबर हो गया यहाँ से अल्फ़ा 2 जो है वो 3 के बराबर और ये 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3U प्लस V। तो दीज आर द लीनियर कॉम्बिनेशंस इन विच स्टैंडर्ड बेसिस कैन बी रिटन। अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए इन पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिली हुई है उसकी वैल्यूज़ चाहिए। तो T ऑफ E1 क्या होगा, दिस इज T ऑफ 5U प्लस 2V चाहिए। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 5T ऑफ U प्लस 2T ऑफ V, और यहाँ पे T ऑफ U हमें मिला हुआ है, T ऑफ U इज इक्वल टू दिस थिंग, और T ऑफ V आपका इसके बराबर है। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो 5T ऑफ U है -2 1 0, और प्लस 2T ऑफ V जो है वो यहाँ पे 5 7 एंड 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो T1 की वैल्यू आई अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन वो आपके पास बराबर होगी 0 -9 2, ये आपके पास वैल्यू आई। और सिमिलरली आपके पास E2 की जो वैल्यू आएगी वो होगी क्या आपके पास -1 -4 एंड 1। सही है, आप इसमें आराम से मालूम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब E1 और E2 की आपके पास मिल गई, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, वो मैट्रिक्स तो आप सिर्फ और सिर्फ मतलब T जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज इक्वल टू ये जो आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आएगी वो रखेंगे आप 0 -9 एंड 2, और दूसरा कॉलम वेक्टर होगा -1 -4 और 1। सो दिस इज दी
स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसपे u की इमेज ये है और v की इमेज ये है। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका अगर u को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे -1 और 2, तो आपके पास आंसर फिर यही आएगा। अब यहाँ पे मिला हुआ कि इसकी वैल्यू मालूम करें, मतलब वी वांट टू फाइंड t ऑफ -4 and 3। तो ये किसके बराबर होगी? दिस इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब 0 9 -9 2 -1 -4 1, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप -4 और 3 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट दैट दिस इज इक्वल टू -3 24 एंड -5। सही है, तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स मिल गया, और आप अब इस मैट्रिक्स से किसी भी एलिमेंट का इमेज मालूम कर सकते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि क्यों हमारे लिए अच्छी है, उसमें आप आराम से सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दूसरे फंक्शन जो है वो इतने ईजी नहीं है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम जो है वो दो चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी फंक्शन है, तो उसके लिए आप दो चीज़ें ये डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मालूम करना आसान है। एक होती है इमेज ऑफ टी, जिसको आप कहेंगे टी ऑफ आर एम, मतलब सारे का सारा जो सेट होगा इमेज का, ये क्या होगी? दिस इज टी ऑफ वी सच दैट वी बिलोंग्स टू आर एम। ये आपका सेट है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस थिंग, और ये इसकी सब स्पेस होगी, क्योंकि आर एम खुद का सब स्पेस है, तो उसका इमेज भी सब स्पेस होगा। तो दिस इज इमेज इज सब स्पेस ऑफ आर एन। सही है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये आर एन मतलब को डोमेन का सब स्पेस होगा। और दूसरी है कर्नल ऑफ टी, जिसको आप लिखेंगे कर्नल KER ऑफ टी। ये आपका सेट है। ये आपका कौन सा सेट है? ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर एम सच दैट टी ऑफ x इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर हैं, तो ये x हम फंक्शन के हिसाब से लिखें ना, तो ये वेक्टर्स ले रहे हैं। ऑल दोज वेक्टर्स फ्रॉम आर एम जिनका इमेज जो है वो 0 वेक्टर हो। ये जो सेट है आपका, दिस इज कॉल्ड कर्नल ऑफ टी। अब ये किसका सबसेट होगा? दिस इज सबसेट ऑफ आर एम, जो डोमेन है आपका फंक्शन का। ये जो आपका फंक्शन है, इसका जो डोमेन है कर्नल, उसका सबसेट होगा, और आपका जो इमेज है वो आपके को डोमेन का सबसेट होगा। ये इसका सब स्पेस होगा, और ये कर्नल भी आर एम का सब स्पेस होगा। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सभी इसलिए भी हमारी फ़ायदेमंद है कि वो हमें बहुत आराम से ये कर्नल और इमेज भी दे सकती है ना। हर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आर एम टू आर एन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं आप, लीनियर LT मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसकी वो ये है आपका A। ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसकी आर्डर जो है वो n क्रॉस m होगी, मतलब को डोमेन का जो डायमेंशन है और ये डोमेन का डायमेंशन। अब ये चीज़ हम कह रहे हैं कि रेंज ऑफ दिस, मतलब ये इसका जो रेंज होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा कॉलम स्पेस ऑफ A। दिस इज़ वेरी इजी टू सी। और दूसरी ये चीज़ है कि कर्नल ऑफ T मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिनके, जैसे हमने यहाँ पे कर्नल को डिफाइन किया कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे डोमेन के जिनका इमेज 0 है। सही, वो कैसे मालूम करेंगे? वो इट इज़ नथिंग बट नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। सही, मतलब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये मालूम करना कि उसका रेंज और कर्नल क्या है। जस्ट आपके पास उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, तो आप आराम से उसका इमेज और कर्नल मालूम कर सकते हैं। ये देखें, कोई भी अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है और उसमें अगर आपने V मालूम करना है, और V आपका कोई भी एक RM का वेक्टर है, जिसको आप लिख सकते हैं मतलब दिस वेक्टर x1 अप टू xn। सही है, ये आपका वेक्टर है। तो इसकी इमेज जो है वो आपको कैसे मिलेगी? आपको सिर्फ V के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या चीज़ है? दिस इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन। ये आप लिख सकते हैं फर्स्ट कॉलम ऑफ A वेक्टर, यहाँ पे सेकंड कॉलम, और इस तरीके से आप ये उसका जितने भी कॉलम्स होंगे, इसमें m कॉलम्स होंगे, तो यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ, इसके कंपोनेंट्स x1 x2 और अप टू xn। तो ये जो आपका आएगा दिस इज इमेज। सही है, अब कौन से इमेज होंगे, क्या क्या आएंगे वो, इसको क्योंकि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे प्लस x2 सेकंड कॉलम। तो यहाँ से इजी आप देख सकते हैं कि दिस इज जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, जो आपकी यहाँ पे इसके मतलब कॉलम वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे CM और सो दिस इज दिस।
तो जो आपके इमेजेस हैं वो आपके इन वेक्टर्स के, मतलब जो ए जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी है उसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं उसकी लीनियर कॉम्बिनेशंस जो है वो आपके इमेजेस हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि भाई इमेज इज़ जस्ट कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस मतलब जो इसके कॉलम वेक्टर्स हैं उनकी स्पेन जो होगी उसको कॉलम स्पेस कहें। तो दिस इज़ वेरी इजी टू सी, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो ये इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन तो है। तो जो आपका इमेज होगा दिस इज़ जस्ट स्पेन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ। और कर्नल की बात करें तो कर्नल मतलब हमें टी ऑफ वी इज इक्वल टू 0। वाट आर दीज वीज, या दूसरे लफ्ज़ों में वो कौन से आपके पास वेक्टर्स होंगे जिनका इमेज 0 होगा। अब ये आपके क्या है, दिस इज़ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, ये आपका मैट्रिक्स है और ये आपका वेक्टर है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब ये ए जो भी इसका होगा आपका कॉलम्स और C1 और C2 और इस तरीके से Cm, और यहाँ पे आपके पास x1 x2 अप टू xm एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज होमोजीनियस सिस्टम। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपके कर्नल होंगे। तो सॉल्यूशन स्पेस ऑफ दिस होमोजीनियस सिस्टम इज कर्नल ऑफ टी। सही, तो कितना आसानी से हम ट्रांसफॉर्मेशंस को मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के जो आपके पास नल स्पेस और कॉलम स्पेस जो है वो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज और उसके कर्नल दे रही है। तो कोई पूछे कि भाई व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इमेज, मतलब टी ऑफ आर एम क्या होगा, तो दैट इज जस्ट रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। सही है, क्योंकि वो उसकी कॉलम स्पेस की है। कॉलम स्पेस में अगर आपके पास वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे तो सारे के सारे एम वेक्टर्स जो है वो उसकी डायमेंशन एम होगी। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे तो उसके एचेलॉन फॉर्म मालूम करेंगे और आपको रैंक मिल जाएगी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स जो उसका टी का रिप्रेजेंटेशन। और इसकी नलिटी की बात करें या डायमेंशन ऑफ कर्नल की बात करें तो दैट इज जस्ट नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। इसकी जो नलिटी होगी, मतलब इसके जो कर्नल है, इसका जो नल स्पेस है उसका जो डायमेंशन है दैट इज नलिटी ऑफ ए। तो आप कह सकते हैं रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है तो ट्रांसफॉर्मेशन है, और मैट्रिक्स की नलिटी और रैंक आपको पता है, और उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो वो रैंक और वो नलिटी उसी ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक और नलिटी होगी। देखिए किस तरीके से ये ब्यूटीफुली सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R3 टू R2 और वो कुछ इस तरीके से आपकी डिफाइंड है, उसका फार्मूला आपको मिला हुआ है और आप देख सकते हैं कि दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यू कैन प्रूव इट आल्सो, बट यहाँ पे आपके पास जो इसकी डिग्री है वो आपको क्लू दे रही है कि दिस इज लीनियर। अब इसकी कर्नल मालूम करनी है। कर्नल मतलब आपके वो वाले सारे के सारे R3 के एलिमेंट्स जिनकी इमेज जो है वो 0 हो। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी x1 माइनस 2 x2 इज इक्वल 0 हो और x1 प्लस 4 x3 इज इक्वल 0। तो ये आपके पास इक्वेशंस मिल गई, दो इक्वेशंस हैं, 3 अननोन है, आप सॉल्व करें। तो ये जो स्पेस मतलब ये जो सॉल्यूशन सेट होगा इसका दैट इज़ डायरेक्टली भी आप मालूम कर सकते हैं, पर अगर इसका मैट्रिक्स आपको पता है तो उस मैट्रिक्स की जो आपकी नल स्पेस होगी दैट इज़ आल्सो सेम थिंग। दिस विल बी सॉल्यूशन ऑफ वो जो नल स्पेस है दैट विल बी अगेन सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम, वो सेम यही होमोजेनियस सिस्टम आएगा। तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं मतलब कर्नल मालूम करने के लिए, पर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा ब्यूटी नज़र आएगी। अब देखिए मैट्रिक्स मालूम करने के लिए आपके जो 3 इसके एस्टिमेट बेसिस होंगे 1,0,0 और टी ऑफ 0,1,0 और टी ऑफ 0,0,1। इसको आप कॉलम वेक्टर्स में भी लिख सकते हैं और रो वेक्टर्स में भी लिख सकते हैं, वॉट एवर सिम्बल पर अंडरस्टूड है। हम लोग जहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो इस चीज़ पे आप परेशान नहीं हो जाइए। तो इसका आप इमेज देखिए, यहाँ पे है आपके x2 और x3 दोनों 0 हैं, तो यहाँ पे आपका इमेज क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा दैट इज़ x1, यहाँ पे भी x1 है तो दिस इज़ 1,1 और यहाँ पे आपके पास x1 और x3 0 हैं तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 और दिस इज़ 0, दिस इज़ 0। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा -2,0। ठीक है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे x1 और x2 0 है, x1 और x2 0 है तो फिर पहला कंपोनेंट भी इसका 0 हो जाएगा और दूसरा x1 x3 1 के बराबर है तो दिस इज़ +4। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस, उनके एलिमेंट्स की इमेज है।
तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा टी की करस्पॉन्डिंग दैट इज़ दिस, आप इसके 1 1 -2 0 और 0 4, ये आपके पास मैट्रिक्स आया इस टी की करस्पॉन्डिंग। अब हमें क्या चाहिए, इसका कर्नल चाहिए। कर्नल मतलब ये जो आपके पास सिस्टम बना, इसका सॉल्यूशन होमोजेनियस सिस्टम का। अब इस होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन किस तरीके से मालूम करेंगे, आई थिंक यू नो दैट हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स जो हैं वो 3 हैं और यहाँ पे जो आपकी रोज़ हैं वो 2 हैं, तो इट विल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी उसके हिसाब से अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम से कम होंगी तो देयर विल बी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस।